वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले तो मुझे ये बता दीजिए कि अभी तक जो मेरी वीडियो आई है केमिस्ट्री की, हम 2 वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं। तो उन 2 वीडियो में अभी तक ये बताएं मुझे सबसे पहले कि आपको वो टॉपिक समझ आए हैं या नहीं आए हैं। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं बाद में आपके सारे जो कमेंट्स हैं वो एक एक करके देखूंगी भी। तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको टॉपिक समझ आ रहा है अच्छे से या नहीं आ रहा है। उसके बाद एक जो आप लोगों के बहुत से कमेंट आते हैं मेरे पास कि इस टॉपिक की पीडीएफ अवेलेबल करा दीजिए। तो मैं आपको घुमा फिरा कर नहीं बोलूँगी, सीधी सी बात है, साफ बता रही हूँ कि मैं पीडीएफ जो है अवेलेबल नहीं करा सकती आप लोगों को, इतना मेरे पास टाइम नहीं है। तो मेरे लिए मैं आपको सिर्फ यही सजेशन दूंगी कि आप वीडियो के साथ ही मेरे साथ शॉर्ट नोट्स बनाते चले। शॉर्ट नोट्स बनाने का आपका भी ये फ़ायदा होगा कि आपको वीडियो और अच्छे से समझ आएगी अगर आप अपने हाथ से अपने नोट्स बनाएंगे। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है, आपको लगता है कि वीडियो साथ साथ चल रही है, हम नोट्स कैसे बनाएं, तो आप वीडियो को थोड़ा बैक करके भी पढ़ सकते हैं। लेकिन जो पीडीएफ है वो मेरे लिए इम्पॉसिबल है देना, तो आप अपने खुद के शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। और अगर आपको लग रहा है हम आपके लिए कुछ एफर्ट्स लगा रहे हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। बेल आइकन को दबाने के बाद ही आपको वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो मिलेगी। आते हैं अपने टॉपिक पर। तो केमिस्ट्री की आज हमारी 3rd क्लास है, जिसमें हमारा जो टॉपिक चल रहा था एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, यानी कि अम्ल क्षार एवं लवण। इसमें हमारा ये 3rd पार्ट है। और पहले 2 पार्ट में हमने देखा था कि एसिड और बेसिस में मेन डिफरेंस क्या है, क्या उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी है, कैसे हम उनको जो है आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा एसिड है कौन सा बेस है। और साथ ही हमने देख लिया था कि जो आपके डिफरेंट जो एसिड्स हैं वो क्या क्या उनके यूजेस हैं, क्या एप्लीकेशंस है, क्या उनकी इंपॉर्टेंस है। तो ये सब चीज़ें हम पहले 2 पार्ट में जो है कंप्लीट कर चुके हैं। और आज का जो हमारा लास्ट पार्ट रह गया है, इसमें हम बेस और सॉल्ट को जो है वो अपना कंप्लीट कर देंगे। तो इसके साथ ही हमारा ये जो चैप्टर है केमिस्ट्री का वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद अगर आपको कोई डाउट रह जाता है, बाई चांस अगर कोई डाउट रह भी गया है, तो आप मुझे साथ साथ वो क्लियर अपना करते चले। नीचे कमेंट सेक्शन में, टेलीग्राम ग्रुप पर, इंस्टाग्राम पर, कहीं भी आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर कर दूंगी। लिंक नीचे टेलीग्राम ग्रुप का डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो एसिड बेसिस एंड सॉल्ट शुरू करते हैं हम बेसिस से। एसिड हम पढ़ चुके हैं कि जो बेस है कौन कौन से हमें पढ़ने हैं। बेस के बारे में हमने अपने फर्स्ट वीडियो नहीं, 2nd वीडियो में हमने देखा था कि जो बेस होते हैं वो क्या होते हैं, क्या क्या उनकी फिजिकल कंडीशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है। तो बेस जो है वो आपके सब्सटेंसेस होते हैं जो कि आपका सॉल्यूशन में कैसा आयन दे, वो आपको OH नेगेटिव आयंस यानी कि हाइड्रोक्सिल जो आयन जो है वो आपके सॉल्यूशन में देते हैं अगर बेसिस को जो है वो पानी में मिलाया जाए। और दूसरा, इनका पीएच जो है कितना होता है, मैंने आपको बताया था इनका पीएच होता है 7 से 14, 7 से 14 जो है इनका पीएच जो है वो आपका होता है। और ये आपके रेड लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, ब्लू लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देते हैं। और अगर टेस्ट की बात करें तो ये कड़वे होते हैं। ये सब चीज़ें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब हम देखते हैं कि जो हमें इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़नी है कि जो बेसिस हैं, कौन कौन से बेस जो हम पढ़ने हैं जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके इंपॉर्टेंट है। तो पहला आपका जो बेस है जो हमें कवर करना है वो है आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH2। तो इनके सिंबल जो है आप मेरे साथ लिखते चले। कई बार पूछ लिया जाता है आपको, उसका सिर्फ केमिकल फॉर्मूला ही पूछा जाता है कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का क्या है। तो ये आपका क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जो है आपका, इसका दूसरा नाम क्या है, इसे हम किस नाम से जानते हैं, तो इसे हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से भी जानते हैं, यानी कि मैग्नीशिया, जिसे हम हिंदी में क्या कहेंगे, मैग्नीशिया का दूध, हिंदी में क्या कहेंगे, मैग्नीशिया का दूध। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसलिए कहते हैं क्योंकि जो आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो पाउडर होता है, अगर उसमें पानी में मिला दे तो वो जो रंग आएगा आपका वो दूधिया कलर का आपको दिखता है, वाइट कलर का दिखता है। तो इसलिए हम इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है वो भी इसको कहते हैं। दूसरा, इसका जो पीएच होता है वो कितना होता है, हमने फर्स्ट क्लास में देखा था आपका कि 2nd क्लास में कि जो आपका स्ट्रॉन्गेस्ट
स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है, मतलब आपका जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसका पीएच कितना है, 14 है। तो जितना ज़्यादा पीएच होगा यानी कि जो नियर अबाउट 14 होगा वो आपका उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जो पीएच है वो है आपका नियर अबाउट 10.5। तो कितना पीएच है इसका, नियर अबाउट 10.5। अब आते हैं हम इसकी इंपॉर्टेंस में। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दरअसल क्या है आपका, ये आपका एक तरह का एंटासिड है। मान लीजिए अगर आपको कभी एसिडिटी हो जाती है, आप स्पाइसी फूड खा लेते हैं, ज़्यादा खा लेते हैं, ओवर ईटिंग हो जाती है, तो आपके पेट में जो है आपका HCl जो एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हमारे स्टमक में पाया जाता है। याद आया HCl से, जो एसिड हमने लास्ट टाइम पढ़ा था सेकेंड पार्ट में, HCl की प्रॉपर्टीज़ में एक चीज़ आप और लिख लीजिएगा कि HCl को हम तेजाब भी कहते हैं। तेजाब क्योंकि ये जो आपका जो बाथरूम क्लींजर, एज अ बाथरूम क्लींजर हम HCl को यूज करते हैं। वापस आते हैं टॉपिक पर। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को हम एंटासिड भी कहते हैं। क्यों? जब हमें एसिडिटी बन जाती है यानी कि हमारे पेट में ज़्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है, अगर हम ओवर को ईटिंग कर ले तो एसिडिटी हो जाती है, तो हम क्या लेते हैं, हम लेते हैं इनो। क्या लेते हैं? इनो, या फिर अगर घर पे डाइजिन है तो हम डाइजिन भी ले लेते हैं। तो इस इनो और डाइजिन में क्या पाया जाता है, इसमें आपका, अगर आप इसी पैकेट के पीछे अगर आप देखेंगे, इनो के पैकेट के पीछे, तो उसके इंग्रेडिएंट्स में आप देखेंगे कि वो आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है उसमें पाया जाता है। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है, यहाँ पर ये बेस है। तो एसिड, अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपके पेट में बना है तो उसके प्रभाव को, उसके इफेक्टिवनेस को कम करने के लिए आप क्या ले लीजिए, आप कोई बेस प्रोडक्ट ले लीजिए ताकि आपकी एसिडिटी जो है कम हो जाए। तो हम क्या लेते हैं, इनो ले लेते हैं, डाइजिन ले लेते हैं, जिसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है जो कि आपका बेस है। तो आपका जो एसिडिटी है वो आपकी न्यूट्रलाइज हो जाती है। तो इसलिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को हम क्या कहते हैं, इसको हम एंटासिड कहते हैं। एंटासिड यानी कि जो आपका एसिडिटी को कम कर दे, प्रति अम्ल जो है सब्सटेंस, इसे हम कहते हैं। तो ये था आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के बारे में। इसके अलावा आप जो इनो, अगर जो इंडिया में हम देखते हैं कि जो आपके एंटासिड्स मिलते हैं जैसे कि इनो और डाइजिन, उसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। लेकिन अगर आप कोई फॉरेन प्रोडक्ट्स देखें, वहाँ के प्रोडक्ट्स देखेंगे, उनमें अगर जो एंटासिड होते हैं उसमें आपका एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। और ये काफ़ी अच्छा होता है, ये इससे कंपैरेटिवली अच्छा होता है और महंगा भी होता है। तो लेकिन ये आपके हम काफ़ी महंगा होता है तो इतना नहीं हो पाता, अफोर्ड नहीं कर पाता। और फॉरेन प्रोडक्ट्स में ही ये जो एंटासिड्स में एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो है वो मिलता है। तो इंडिया में जो आपके एंटासिड्स मिलते हैं उसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ही पाया जाता है। तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड भी क्या है, ये भी एक तरह का एंटासिड है। तो ये था हमारा पहला जो बेस हमने देखा। उसके बाद सेकंड जो हमारा बेस आता है वो है आपका जिंक ऑक्साइड। क्या है? जिंक ऑक्साइड। ZnO। तो ये क्या बन गया आपका? जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड जो कि जिंक का ऑक्साइड है, और जिंक ऑक्साइड को हम एक नाम से जानते हैं, वो है आपका जिंकाइट। जिंकाइट। जिंकाइट क्या है? जिंक ऑक्साइड का ही एक दूसरा जो है हम नाम बोलते हैं। जिंकाइट दरअसल क्या है, ये एक प्रकार का जो है और है। और क्या होते हैं? और जो है आपका कोई भी नेचुरल सब्सटेंस जो मिलता है, कोई भी नेचुरल सब्सटेंस या जो रॉक होती है उसमें कोई भी एक मेटल जो है वो होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? और कहते हैं। तो ये भी जिंकाइट भी क्या है, एक प्रकार का जो है आपका और है। तो और एंड अलॉय, जब मैंने सिलेबस लिखवाया था फर्स्ट वीडियो में, ये हमने एक लास्ट चैप्टर हमने ये भी लिखा था, तो ये हम आगे करेंगे, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो जिंक ऑक्साइड जो है, इसका जो दूसरा नाम है वो है आपका जिंकाइट, जो कि एक प्रकार का जो है आपका और है। उसके बाद इसे हम क्या कहते हैं? जिंक ऑक्साइड को एक नाम इसका और है, वो हम इसे क्या कहते हैं? फ्लावर ऑफ जिंक, यानी कि जिंक का फूल। फ्लावर ऑफ जिंक। जिंक Zn इसका जो है सिंबल है, या फिर हम इसे कहते हैं जिंक का फूल।
तो ये से हम कहते हैं। उसके अलावा जो हम आर्टिफिशियल डेंचर्स लगाते हैं, आर्टिफिशियल टीथ लगाते हैं, जब हमारा कोई दांत टूट जाए, हमें ज़रूरत है कि हम जो है आर्टिफिशियल कोई टीथ जो है इम्प्लांट कर ले, तो आर्टिफिशियल टीथ में भी जो है जिंक ऑक्साइड, आर्टिफिशियल जो टीथ लगाते हैं वो किसका बना होता है, वो आपके जिंक ऑक्साइड का बना होता है। तो किसका बना होता है, जिंक ऑक्साइड का आपका आर्टिफिशियल टीथ जो है आपका वो बना होता है। तो ये चीज़ जो है आपको याद रखनी है कि जो जिंक ऑक्साइड है ये क्या है। क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है जिंकाइट से, यहाँ पर क्वेश्चन आ चुका है कि जिंकाइट क्या है, तो जिंकाइट क्या है आपका ZnO यानी कि जिंक ऑक्साइड ही है। इसके अलावा जो आपके कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स है यानी कि जो आपकी एंटी टैनिंग एजेंट है उसमें भी आपका जिंक ऑक्साइड यूज होता है। एंटी टैनिंग एजेंट, एज ए एंटी टैनिंग एजेंट यानी कि जो आपकी सनस्क्रीन लोशंस हैं उनमें जो है जिंक ऑक्साइड पाया जाता है एंटी टैनिंग एजेंट की तरह। क्यों? क्योंकि जो जिंक ऑक्साइड जो है ये हमारी जो स्किन में एक पिगमेंट पाया जाता है जो कलर प्रोड्यूस करने के लिए जो है आपका रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसका क्या नाम है, मिलेनिन। तो मिलेनिन आपकी बॉडी में अगर लिमिटेड मात्रा में है, मतलब जितना होना चाहिए अगर उतना ही है, तो हमारा कलर वैसा ही रहता है जैसे कि इंडियन कलर जो है आपका लाइट ब्राउनिश वो हमारा रहता है। लेकिन मान लीजिए अगर आप सनलाइट की प्रेजेंस में जो है मिलेनिन की जो मात्रा है ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, तो सनलाइट में हम जाते हैं तो हमारे जो है स्किन टैन हो जाती है यानी कि थोड़ी काली पड़ जाती है। तो वो बोलते हैं कि वो मिलेनिन जो है आपका ज़्यादा प्रोड्यूस आपकी जो स्किन में होता है तो वो काली पड़ने लग जाती है। इसी तरह अगर आपकी बॉडी में मिलेनिन की मात्रा अगर कम प्रोड्यूस हो तो वाइट जो चटके से धब्बे पड़ने शुरू हो जाते हैं। तो अगर आप सनलाइट की प्रेजेंस में ज़्यादा रहते हैं और आपकी स्किन काली पड़ने लग जाती है तो हम बोलते हैं कि आप जो बाहर जो है क्या लगा के जाए, सनस्क्रीन लोशन लगा के जाए। इसी तरह का आप क्रिकेटर्स को भी देखेंगे तो वो अपना बहुत ज़्यादा अपने फेस पर वाइट जो है लगा कर रखते हैं जब खेलने जाते हैं, कि वो क्या है, वो आपका सनस्क्रीन लोशन लगाते हैं ताकि धूप में जो है उनकी स्किन टैन ना हो। तो सनस्क्रीन लोशन यानी कि जो आपके कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स है उसमें क्या मिलाया जाता है, आपका जिंक ऑक्साइड, जो कि एंटी टैनिंग एजेंट की तरह काम करता है। जो टैनिंग हो जाती है उसे होने नहीं देता, उसे रिमूव करता है। तो ये आपको याद रखना है जिंक ऑक्साइड के बारे में। उसके बाद ये थे हमारे 2 बेस। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका बेस है वो हम देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड। वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करने में कंजूसी मत किया करें, लाइक कर दिया करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन फ्रेंड्स के साथ स्पेशली शेयर करें जो कि आपकी ही तरह जो है कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो थर्ड है आपका NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, और सोडियम हाइड्रोक्साइड की मैंने थोड़ी देर पहले बात की। इसका जो pH है कितना होता है, ये आपका स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। ये आपका जो वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग बेस है NaOH, जिसका pH कितना है आपका 14। और इसका जो नाम याद रखें सोडियम हाइड्रोक्साइड, काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुका है। इसका जो एक और नाम है कॉमन नेम, इसे हम क्या कहते हैं, कास्टिक सोडा। क्या है, कास्टिक सोडा भी हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं। और ये जो NaOH है ये कहाँ यूज़ होता है, ये आपके जो हार्ड सोप है, ये जो कपड़े धोने वाली साबुन है, जो आपकी वॉशिंग सोप है, उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है यूज़ होता है। तो कपड़े धोने वाली साबुन यानी कि जो आपकी वॉशिंग सोप है, यानी कि वॉशिंग सोप को किस तरह की होती है, जो आपके कपड़े धोने की साबुन होती है वो हार्ड सोप होती है। तो जो हार्ड सोप्स बनाए जाते हैं उसमें आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है आपका यूज़ होता है। तो ये इसकी जो है फिजिकल प्रॉपर्टी थी सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में। याद रखिएगा इसका जो नाम है वो क्या है आपका कॉमन नेम, इसके किस नाम से और जानते हैं, इसे हम कास्टिक सोडा के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर एक चीज़ और लिख लें KOH के बारे में। NaOH की तरह है आपका KOH, और ये है आपका पोटेशियम। K किसका सिंबल है, पोटेशियम का, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के बारे में आपको जो है याद रखना है कि ये जो आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सबसे पहले तो इसका pH इसका भी देख लें। इसका pH है 12 से 12.5, यानी कि तो थोड़ा ये वीक बेस है इसके NaOH के कंपैरिजन। और ये जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज़ किया जाता है ये आपका जो
बाथिंग सोप है, यानी कि जो नहाने के लिए जो साबुन हम यूज़ करते हैं, उसमें ये जो आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो बेस है वो यूज़ किया जाता है। तो ये जो सोप है, ये जो बेस है, इसका यूज़ हम जो सॉफ्ट सोप होते हैं, यानी कि जो आपका बाथिंग सोप है, नहाने की जो साबुन को बनाने में इनका यूज़ किया जाता है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, ये हार्ड है जो, तो हार्ड में NaOH का यूज़ करते हैं और सॉफ्ट के लिए हम KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम कैल्शियम ऑक्साइड। तो किस पर आएंगे हम? कैल्शियम। तो ये बता रही हूँ। नेक्स्ट हमारा जो बेस है वो है आपका कैल्शियम ऑक्साइड। CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड इसका जो है नाम पूरा है, और कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्या कहते हैं? इसका दूसरा नाम है आपका लाइम, चूना। और इसका जो दूसरा नाम है, इसको लाइम के नाम से भी जाना जाता है और क्विक लाइम के नाम से भी जाना जाता है। क्विक लाइम यानी कि बिना बुझा हुआ चूना। बिना बुझा हुआ चूना। तो ये जो है आपका कैल्शियम ऑक्साइड जो है यहाँ पर जो है आपका यूज़ होता है। और ये जो है आपका ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है, ये आपका कहाँ यूज़ होता है? ये आपका जो सीमेंट मेकिंग है, सीमेंट बनाने के लिए जो है इसका यूज़ होता है। कहाँ यूज़ होता है? सीमेंट बनाने के लिए इसका जो है यूज़ होता है। अगर सीमेंट की बात करें, थोड़ा सा देख लेते हैं। सीमेंट जो है बनाने के लिए इसका यूज़ होता है। और जो पहली सीमेंट है वो किसके द्वारा बनाई गई थी? 1828 में जोसेफ एस्पेडिन के द्वारा। किसके द्वारा? जोसेफ एस्पेडिन के द्वारा बनाई गई थी 1828 में। तो वैसे तो अगर हमने देखा था, सिलेबस हमने देखा था कि सीमेंट का जो है हम अलग से एक चैप्टर देखेंगे, वो वहाँ पे जो थोड़ी बहुत और इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगे वो और हम और डिस्कस करेंगे। पर यहाँ पे आपको याद रखना है कि यहाँ पर जो सीमेंट जो बनती है उसमें हम क्या, उसके बनाने के लिए कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो यूज़ होती है। और सबसे पहले जो सीमेंट जो बनाई थी वो किसके द्वारा बनाई गई थी? जोसेफ एस्पेडिन के द्वारा। और इस सीमेंट का जो नाम रखा गया था वो क्या रखा गया था? पोर्टलैंड सीमेंट। पोर्टलैंड सीमेंट। इस सीमेंट में अगर हम देखें तो जो कैल्शियम ऑक्साइड की जो मात्रा होती है वो कितनी होती है? कैल्शियम ऑक्साइड इसमें 60 से 70% जो है पाया जाता है। और कैल्शियम ऑक्साइड जो है बहुत मायने रखता है आपके सीमेंट के बनाने में, क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड आप कितनी मात्रा में डाल रहे हैं वो डिपेंड बाद में करेगा कि आपकी जो दीवारें हैं उसमें कोई दरारें आएगी या नहीं आएगी, या फिर उसमें जो है आपकी कितनी स्ट्रेंथ है। तो कैल्शियम ऑक्साइड का जो है आपको बहुत सोच समझ के जो है इसमें यूज़ किया करना होता है। उसके अलावा जो सीमेंट बनाने के लिए यूज़ होता है वो होता है आपका सिलिका, जिसे हम मिट्टी भी कह देते हैं, सिलिका। और ये जो है आपका यूज़ होता है 15 से 20%। और सिलिका का फॉर्मूला क्या है? SiO3। तो सिलिका भी जो है आपका इसमें यूज़ होता है। इसके अलावा इसमें आपका यूज़ होता है एल्यूमिना, मैग्नीशियम ऑक्साइड और आयरन ऑक्साइड। क्या क्या? एल्यूमिना, मैग्नीशियम ऑक्साइड और आयरन ऑक्साइड। एल्यूमिना की बात करें तो ये आपका इसमें जो है आपका ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। ये आपका 5 से 8% जो है इसमें यूज़ होता है। और ये सिर्फ थोड़ा बहुत इम्प्योरिटीज़ के रूप में जो है सीमेंट में पाया जाता है। इम्प्योरिटीज़ यानी कि सिलिका के साथ, या सिलिका जैसे हिंदी में मिट्टी कहते हैं, तो इसके साथ ही जो है आपका इम्प्योरिटीज़ पाई जाती है मैग्नीशियम ऑक्साइड और आयरन ऑक्साइड की सीमेंट के अंतर्गत। और इनका जो परसेंट हो जाता है वो 3 से 5% के बीच जो है आप कह सकते हैं। तो मेनली अगर आप देखें तो सीमेंट में आपका कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो 60 से 70% पाया जाता है। अब यहीं पे ऐड कर रहे हैं, अगर मान लीजिए कैल्शियम ऑक्साइड की जो मात्रा है, अगर हमने सीमेंट बनाई है उसमें हमने अगर इसमें ज़्यादा 70% से ज़्यादा अगर कैल्शियम ऑक्साइड डाल दिया तो क्या होगा? जो हमने दीवार बनाई है उसमें आपके क्रैकिंग आ जाएगी। क्या हो जाएगी?
दरारें पड़ जाएंगे। तो दरारें क्यों पड़ी, अब आप समझ गए होंगे। अगर आपने घर में कोई दीवार बनाई है तो उसमें थोड़े साल बाद जो है आपका क्रैकिंग यानी कि जो दरारें पड़नी शुरू हो जाए, यानी कि जिसमें कैल्शियम ऑक्साइड की मात्रा वो ठीक से नहीं डाली गई है, उसमें 70% से ज़्यादा जो है कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो डाल दिया गया। और अगर इतने परसेंट से कम डाला है, यानी कि 60% से कम अगर हम डालते हैं कैल्शियम ऑक्साइड किसी सीमेंट में, तो वो जो उसकी जो स्ट्रेंथ है, जो दीवार बनेगी, उसकी जो मजबूती होगी वो कैसी होती है, वो उसकी कमज़ोर दीवार जो है, कहते नहीं है कि अभी थोड़े दिन पहले ही ये जो है काम पूरा किया था, दीवार बनाई थी और इतनी जल्दी ये दीवार जो है ढह भी गई, यानी कि जो है वो टूट भी गई, गिर गई। कैसी क्यों गिर गई? क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ थी कम थी, यानी कि जो उसमें कैल्शियम ऑक्साइड मिलाया गया था वो उसकी मात्रा 60% से कम मिलाई गई थी। तो ये थी कैल्शियम ऑक्साइड की प्रॉपर्टीज़ जो है कि कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, क्या कहाँ कहाँ यूज़ होता है, मेनली आपको याद रखना है सीमेंट मेकिंग में, और इसे हम लाइम या क्विक लाइम भी जो है कहते हैं। एक और यहाँ पर लाइम आता है जिससे कंफ्यूज कर जाते हैं हम, स्लेक्ड लाइम। तो स्लेक्ड लाइम जो है वो क्या है, हम देख लेते हैं, मिटा रही हूँ मैं। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिख ले, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो जो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है इसे ही हम क्या कहते हैं, स्लेक्ड लाइम। क्या कहते हैं इसे, स्लेक्ड लाइम या बुझा हुआ चूना। क्या कहते हैं इसे, बुझा हुआ चूना। और ये जो चूना होता है, आप अगर देखें पान देखते हैं तो पान में जो आपका चूना यूज़ किया जाता है वाइट कलर का, तो उसमें स्लेक्ड लाइम यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही यूज़ किया जाता है। तो ईटेबल्स में जो है इस चूने का प्रयोग किया जाता है। तो कहाँ किया जाता है, ईटेबल्स यानी कि जो आप पानी यूज़ करेंगे उसमें इस चूने का जो है प्रयोग किया जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि स्लेक्ड लाइम का। और इसका जो हम कली करते हैं, जो कली में जो चूना यूज़ होता है वो भी आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो बुझा हुआ चूना ही यूज़ होता है। तो वाइट वॉश में भी आपका ये जो है इसका यूज़ होता है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, बोला जाए लाइम या क्विक लाइम तो बात की जाती है कैल्शियम ऑक्साइड जो कि सीमेंट में यूज़ होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसे हम क्या कहते हैं, स्लेक्ड लाइम, ये आपका बुझा हुआ चूना होता है, ये आपका बिना बुझा हुआ चूना। ये आपके जो टेबल्स हैं खाने का जो चूना जिसमें हम कहते हैं कि पान वगैरह में यूज़ होता है, और वाइट वॉश में भी आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही जो है वो आपका यूज़ होता है। और इसी के साथ जो हमारे जितने बेस थे वो कंप्लीट हो जाते हैं। एसिड हम पहले कंप्लीट कर चुके थे और यहाँ पर हमारे बेस जो है क्षार भी कंप्लीट हो गए। क्या इंपॉर्टेंस है, क्या उनकी प्रॉपर्टीज हैं, वो भी हमने साथ साथ देख लिया। अब हमारा लास्ट पार्ट जो है रह गया है टॉपिक का, वो है आपका सॉल्ट। सॉल्ट यानी कि आपका लवण। तो ये देख लेते हैं इसे, तो मिटा दूं मैं। तो सॉल्ट कैसे बनते हैं पहले हम देखेंगे। तो सॉल्ट आपका कैसे बनेंगे, तो जब एसिड और बेस को बराबर मात्रा में, यानी कि अगर हम एसिड वीक यूज़ कर रहे हैं तो बेस भी हम क्या करेंगे, वीक ही यूज़ करेंगे। स्ट्रॉन्ग एसिड यूज़ कर रहे हैं तो स्ट्रॉन्ग बेस यूज़ करेंगे। तो एसिड और बेस को जब बराबर मात्रा में उसके यूज़ किया जाता है, इनको मिलाया जाता है, तो आपके सामने क्या मिलता है हमें, सॉल्ट और वाटर। तो यहाँ पर सॉल्ट जो है हमारे पास आ जाता है। तो सॉल्ट कैसे बनेगा, तो एसिड और बेस जब बराबर मात्रा में मिलाया जाए तो आपका जो है सॉल्ट का निर्माण जो है, सॉल्ट की फॉर्मेशन जो है हो जाती है। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस, यानी कि एसिड का न्यूट्रलाइज बेस के द्वारा कर दिया जाता है, बेस का न्यूट्रलाइज एसिड के द्वारा किया जाता है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस या उदासीकरण की प्रक्रिया। तो लिख ले, न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस या उदासीकरण की प्रक्रिया। तो इसे ही इस प्रोसेस को बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम ले लें तो कोई भी एसिड ले लें, हम बात करते हैं आपके तेजाब जिसे हम बोलते हैं, जो कि आपका
टॉयलेट क्लिनजिंग एजेंट की तरह यूज़ होता है। क्या यूज़ होता है? HCl। तो HCl हम ले लें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बेस हम ले लेते हैं आपका, कौन सा ले लें? कास्टिक सोडा ले लें। कास्टिक सोडा क्या बताया था? NaOH। तो NaOH को ले, तो इसमें न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस के अंतर्गत क्या होगा? आपका सोल्ट बन के आएगा। तो सोल्ट बन गया आपका NaCl। कौन सा सोल्ट है ये? आपका NaCl आ गया, और साथ में आ गया पानी यानी कि वाटर। तो यहाँ पर ये आपका क्या है? ये आपका सॉल्ट है, खाने वाला सॉल्ट है। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं। इसका नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड। क्या नाम है? सोडियम क्लोराइड। तो टेबल सॉल्ट तो हम NaCl को बोल देते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि टेबल शुगर किसे बोलते हैं, किसे बोलते हैं टेबल शुगर, तो वो बोलते हैं आपके सुक्रोज को। टेबल शुगर किसे बोलते हैं? सुक्रोज को। तो याद रखिएगा। तो ये आपका सॉल्ट कैसे बनता है देख लिया हमने। एसिड और बेस को मिलाया तो ये आपके जो है सॉल्ट निकल कर आ जाता है। अब एक एक करके देखते हैं कौन कौन से हमारे लिए पढ़ने जरूरी है, वो सॉल्ट देखें। वीडियो समझ आ रही है? कोई डाउट रह जाए तो वीडियो के बाद में मुझे कमेंट करके पूछ ले। वीडियो के बाद मुझे कमेंट करके पूछ लेगा, मैं रिप्लाई जरूर दे दूंगी। तो पहला जो हमारा सॉल्ट है वो है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3। बहुत बार यूज़ किया हमने, बहुत बार पढ़ लिया हमने। जब सल्फ्यूरिक एसिड पढ़ा था तब भी पढ़ा था हमने, लास्ट वीडियो में भी पढ़ा था। NaHCO3 इसका नाम क्या है? इसे हम क्या कहते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या कहते हैं हम इसे? सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट। और मैंने जब इसके बारे में डिस्कस किया था, जब मैंने सल्फ्यूरिक एसिड हम पढ़ रहे थे, तब मैंने आपको बताया था कि सोडियम बाइकार्बोनेट का कहाँ यूज़ होता है? इसका हम फायर एक्सटिंग्विशर्स यानी कि जो आपके अग्निशामक यंत्र होते हैं वहाँ इनका यूज़ होता है। कैसे होता है? तो ये मैंने अपना डायग्राम के साथ जब लास्ट वीडियो में आपका सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में पढ़ाया था तब मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया था। तो याद करिए, देखा होगा आप लोगों ने तो याद आ गया होगा। नहीं, जिन लोगों ने वो वीडियो देखी है तो मैं कहूँगी, मेरा तो यही कहना है कि वीडियो ज़रूर वो देख लें, क्योंकि आप लोगों के लिए ही एग्ज़ाम के लिए वो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। तो कहाँ यूज़ होता है ये आपका? फायर एक्सटिंग्विशर्स यानी कि जो आपके अग्निशामक यंत्र है उसमें आपका ये मिलता है। अभी जो आपके फायर एक्सटिंग्विशर्स है उसमें तो आपके कार्बन डाइऑक्साइड मिली होती है तो उसमें यूज़ नहीं होता। पहले जो आपके फायर एक्सटिंग्विशर्स यूज़ होते थे उसमें ये आपका जो है पाया जाता था। उसके अलावा ये जो है इस सोडियम बाइकार्बोनेट का जो दूसरा नाम है उसे हम क्या कहते हैं? खाने वाला सोडा। तो इसे हम क्या कहते हैं? खाने वाला सोडा, यानी कि इसका दूसरा नाम क्या है? बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर। तो खाने वाला सोडा जो हम खाने की चीज़ें बनाते हैं आपका घर में, तो उन चीज़ों में इनमें मिलाया जाता है ताकि अच्छे से बने वो आपका, उसमें एक फुलावट आ जाती है। पूरी में, भटूरे में या फिर कुछ और चीज़ में अगर ये मिला दिया जाए तो वो उनको जो है फुला देता है। इसी तरह जो है उन्हें चीज़ों को फ्लफ़ी बनाने के लिए, फुलाने के लिए भी इसका प्रयोग जो है किया जाता है। फुलाने के लिए कैसे? जो अगर आप इसमें केक में मिला देंगे तो आपका जो केक है थोड़ा फ्लफ़ी बन जाता है, पूरी भी फ्लफ़ी हो जाएगी, आपकी फूल जाती है। तो वो इसके कारण ही होती है क्योंकि आपने उसमें बेकिंग सोडा मिलाया होता है। इस बेकिंग सोडा में जो आपका ये जो CO2 जो टूट जाता है तो वो क्या करता है? CO2 आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो फुलाने का काम करती है। तो याद रखिएगा, ये आपको चीज़ों को फुलाने में जो है इनका जो है यूज़ होता है। इसके अलावा अगर आपके घर में कभी मान लीजिए कि हमने बात की है कि इनो वगैरह, डाइजिन वगैरह नहीं है, तो ये और अगर बेकिंग सोडा आपके घर में है तो अगर एसिडिटी बन रही है तो भी आप इनको ले सकते हैं इनो की जगह पर। तो ये एंटासिड की तरह भी जो है काम करते हैं। तो एंटासिड की तरह भी जो ये आपके काम करते हैं। और लास्ट है, अगर आपके कपड़ों पर कभी पेंट लग जाए या फिर जंग लगा हुआ हो, कहीं रस्ट लगा हुआ हो, तो रस्ट यानी कि जो आपका जंग है तो उसको दूर करने में भी, उसको हटाने में भी हम सोडियम कार्बोनेट जो आपका सॉल्ट है इसका यूज़ करते हैं। तो ये थे इसकी कुछ एप्लीकेशंस कि कहाँ कहाँ सोडियम बाइकार्बोनेट जो है यूज़ होता है। याद रखिएगा, इसे हम खाने वाला सोडा यानी कि बेकिंग सोडा भी
कहते हैं, खाने वाला सोडा। और कहाँ यूज होता है ये? मेनली फायर एक्सटिंग्विशर्स यानी कि अग्निशामक यंत्र में यूज होता है। तो ये था हमारा पहला सॉल्ट आपका सोडियम बाइकार्बोनेट। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अलम, फिटकरी। तो फिटकरी हम घरों में भी यूज करते हैं। क्या काम है फिटकरी का? क्या काम है फिटकरी का? तो फिटकरी यानी कि जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं पोटैश एलम। क्या कहते हैं? एलम, पोटैश एलम या फिटकरी। तो पाई जाती है फिटकरी, वाइट कलर की होती है। घरों में भी हम काफ़ी इसे रखते हैं, यूज़ करते हैं कि कहीं पर आपने देखा हो कहीं कट जाए तो इसका जो है यूज़ करते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि पोटेशियम एलम, पोटाश एलम का केमिकल फॉर्मूला क्या है। स्कूल टाइम में भी ये पोटाश एलम का एग्जाम टाइम में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता था और ये इसका फॉर्मूला याद करना थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि थोड़ा लंबा है। तो क्या है इसका फॉर्मूला? पोटेशियम सल्फेट जो है, पोटेशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट, फिर बाद में जो है इसका वाटर आता है। क्या है? लिख ले, पोटेशियम सल्फेट, वाटर। तो ये है इसका पूरा केमिकल फॉर्मूला। तो याद रख लेगा, इसे आप स्टार लिख ले क्योंकि इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा सकता है कि पोटेशियम जो पोटाश एलम है, फिटकरी है, उसका क्या पूरा केमिकल फॉर्मूला है। तो समझ आ गया। और इसके जो पूरा नाम क्या है, इसका पूरा नाम क्या है? पोटाश एलम का पूरा नाम क्या है? तो ये जो है वाटर है, इसके लिए वाटर के लिए हमेशा हम एक टर्म यूज करते हैं हाइड्रेटेड। तो इसका क्या नाम है? हाइड्रेटेड। जो आपका पोटाश एलम का फॉर्मूला है इसे हम क्या कहेंगे? हाइड्रेटेड पोटेशियम एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का ये आपका सिंबल है Al, एल्यूमिनियम सल्फेट। तो ये चीज याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि जो आपका फिटकरी है, पोटाश एलम है, उसका क्या केमिकल फॉर्मूला है या फिर जो उसका केमिकल नेम क्या है। इसका केमिकल नेम है हाइड्रेटेड पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, हाइड्रेटेड पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। और अभी हमने डिस्कस किया ये किस में काम आता है। अगर जैसे कि हम शेविंग करते, आपके घर पे भाई करते होंगे, पापा करते होंगे, तो शेव करते हैं तो अगर ब्लीड हो जाए, अगर कहीं ब्लेड लग जाए तो वहाँ पर फिटकरी लगा लेते हैं। तो क्यों? क्योंकि ये जो है आपकी ब्लीडिंग को रोक देता है। तो इसका काम क्या है? ये आपका ब्लीडिंग को रोक देता है, स्टॉप ब्लीडिंग। तो इसी प्रोसेस में अगर हम देखें तो इसका मेन काम क्या हो गया कि ये एक आपका एंटीकोगुलेंट यानी कि प्रतिस्कंदन की तरह काम करता है। कोगुलेंट, एंटीकोगुलेंट नहीं, सिर्फ हम जो इसे कहेंगे एंटीकोगुलेंट की जो है ये काम करता है, आपका कोगुलेशन की तरह जो है काम करता है। कोगुलेंट या प्रतिस्कंदन की तरह जो है ये काम करता है। मतलब अगर कहीं आपका हाथ जो है कट वट गया हो तो वहाँ पे ब्लीडिंग होती है, वहाँ पर जो है खून का धब्बा, खून का थक्का जमाने में जो हेल्प करता है वो आपका फिटकरी करता है, अगर आप वहाँ पे फिटकरी लगा लें। क्यों? क्योंकि जब ब्लीडिंग होती है तो हमारे ब्लड में क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है जो उसे रेड कलर भी देता है। ब्लड में आपका जो है, ब्लड में जो प्रोटीन है वो आपका ब्लीड कर जाता है और ये जो आपके हाइड्रेटेड पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट है, फिटकरी है, इस पे जो है आपका जो पॉजिटिव आयन है बहुत ज़्यादा होता है। तो जो ब्लड प्रोटीन जो है आपका निकल रहा है उस पर भी क्या है? आपका पॉजिटिव जो है आयन होता है। और उस पॉजिटिव आयन को अगर वहाँ पर जहाँ पर आपका ब्लीडिंग हो रही है, कटा हुआ है, वहाँ पर अगर आप उसको वहाँ पर क्या लगा लेंगे? फिटकरी अगर आप लगा लेते हैं तो उस पर, क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर जो भी आपका ब्लड प्रोटीन जो वहाँ से निकल रहा है तो उस ब्लड प्रोटीन पर जो आपका चार्ज होगा उस सारे चार्ज को ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो आपको हटा देगा। और जब वहाँ पर कोई चार्ज नहीं रह जाएगा, वहाँ पर सारा कोई आयन नहीं रहेगा, तो फिर वहाँ पर क्या होगा कि वो जो ब्लड प्रोटीन है आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ना शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब तक चार्ज रहेगा उन पर वो आपस में जुड़ नहीं पाएंगे और ये जब फिटकरी वाला चार्ज उस पर लग जाएगा तो वो सारे उसको आयंस को हटा देंगे और उनको आपस में जोड़ देंगे। तो ये काम जो है फिटकरी करती है, यानी कि
को एज ए कोगुलेंट यानी कि प्रतिस्कंदन की तरह वहाँ पर खून का जो थक्का जमाने में हेल्प करती है, ब्लीडिंग को आपके रोक देती है। तो पोटाश अलम यहाँ यूज़ होता है। इसी तरह ये आपका जो है वाटर प्योरीफायर की तरह यूज़ होता है। वाटर प्योरीफायर एज अ वाटर प्योरीफायर भी जो है आपका यूज़ होता है, वाटर प्योरीफायर की तरह यूज़ होगा। क्योंकि अगर मान लीजिए इसे हम पानी में डाल दें, पानी के कुएं में डाल दें, तो क्योंकि इसमें पॉजिटिव आयन जो है बहुत ज़्यादा होता है, तो फिर ये क्या करेगा, ये वहाँ पर जो इम्प्योरिटीज़ हैं उसको उनके ऊपर जो है चिपक जाएंगे सारे इसके आयंस, और उसको जो है एक जगह पर इकट्ठा कर देता है। तो जो आपका जो इम्प्योरिटीज़ है वो नीचे जो है पानी में इकट्ठे जमा हो जाएगी, और ऊपर जो पानी है वो आपका कैसा हो जाएगा, वो आपका प्योर हो जाएगा, आपका वो साफ जो है आपका हो जाता है। तो एज अ वाटर प्योरीफायर जो है हम इसे यूज़ करते हैं। इसी तरह से हम एज अ एंटीसेप्टिक एजेंट भी यूज़ कर सकते हैं। एंटीसेप्टिक एजेंट यानी कि कोई कहीं कट वट गया हो तब भी एज ए एंटीसेप्टिक एजेंट, यानी कि जो वहाँ पर जो आपके कीटाणु हैं, जीवाणु हैं, उनको मारने में भी जो आपकी फिटकरी है ये आपकी मदद करती है। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा कि पोटेशियम एलुम का अगर क्वेश्चन पूछा गया तो फिटकरी जो है आपका सबसे पहले तो ब्लीडिंग को रोकने में मदद करती है, खून का थक्का जमाने यानी कि एज ए कोगुलेंट वर्क करता है। दूसरा, इसका केमिकल नेम या केमिकल फॉर्मूला जो है वो क्या है, तो क्या है, हाइड्रेटेड पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट इसका केमिकल नेम है। तो ये आपको याद रखना है आपका पोटाश एलम के बारे में। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट जो हमारा सॉल्ट है वो कौन सा है, तो नेक्स्ट है आपका ब्लीचिंग पाउडर। तो नेक्स्ट है ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फॉर्मूला क्या है, केमिकल फॉर्मूला है आपका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और ये भी जो है आपका एज ए जो है क्लीनिंग एजेंट जो है यूज होता है। तो जो अब इसमें जो क्लोरीन है ये जो है आपका कि अगर इसमें हम डाल दें, किसी में भी जो डाल दें, तो ये आपका एज ए क्लीनिंग एजेंट जो है क्लोरीन जो है वो काम करता है। तो ब्लीचिंग पाउडर अगर आपने देखा कि कपड़ों में भी हम ब्लीचिंग पाउडर यूज़ करते हैं कि कपड़ों को साफ़ करने में, अगर वाइट कपड़े हैं तो उसको बिल्कुल क्लीन अगर करना है तो आप उसमें जो है ब्लीचिंग पाउडर जो है पानी में मिला के उसे जो है धो दे तो आपका वो बिल्कुल साफ़ हो जाता है। एज ए क्लीनिंग एजेंट जो है हम ब्लीचिंग पाउडर को जो है यूज़ करते हैं। तो एज ए क्लीनिंग एजेंट और आप कह सकते हैं वाटर प्योरीफायर। तो जो हमारी टंकी होती है उसमें भी हम ब्लीचिंग पाउडर जो है आपका डाल सकते हैं ताकि पानी को जो है वो साफ कर दे। तो एज अ वाटर प्योरीफायर इसे यूज़ करते हैं। इसकी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप याद कर ले कि ब्लीचिंग पाउडर को हम एक और नाम से जानते हैं, वो है आपका हाइपो। क्या है, हाइपो। क्वेश्चन आ सकता है हाइपो। तो हाइपो किसे कहते हैं हम, हाइपो हम ब्लीचिंग पाउडर को ही कहते हैं। तो हाइपो आपका ब्लीचिंग पाउडर का ही नाम है। और ये जो है आपका ब्लीचिंग जो पाउडर है ये आपके कीटाणुओं को भी मार देता है, यानी कि एज अ जर्मिसाइड भी हम इसे यूज़ करते हैं। एज अ जर्मिसाइड भी इसे यूज़ करते हैं, क्लीनिंग एजेंट भी, यानी कि जो आपका कपड़ा है, कॉटन प्रोडक्ट्स है, कॉटन को क्लीन करने के लिए भी हम इसे यूज़ करते हैं। तो जर्मिसाइड के तौर पर भी हम इसे यूज़ करते हैं। इसे हम कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में भी यूज़ करते हैं। कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स यानी कि जो हम बालों को कलर कराते हैं, तो कलर करने के लिए जो है एक ब्लीच यूज़ किया जाता है, तो वो आपका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यूज़ किया जाता है। तो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में ब्लीच किया जाता है, आपके हेयर को अगर कलर करना है तो उसमें ये जो ब्लीचिंग पाउडर है वो आपका यूज़ होता है। तो ब्लीचिंग पाउडर को हम किस और नाम से जानते हैं, इंपॉर्टेंट है, हाइपो के नाम से भी जानते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम है आपका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो ये था ब्लीचिंग पाउडर के बारे में। उसके बाद आता है आपका जिप्सम। क्या आता है, जिप्सम। नेक्स्ट सॉल्ट है आपका जिप्सम। जिप्सम इसका केमिकल नेम अगर हम बात करें तो हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट
यानी कि इसके अगर हम डिराइव करें इसका केमिकल फॉर्मूला, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। तो ये इसका जो है आपका केमिकल फॉर्मूला है, कैल्शियम सल्फेट .2H2 हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट नाम से आता है, केमिकल नेम। तो हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट जो है आपका जिप्सम का जो है आपका नाम है। तो कैल्शियम सल्फेट .2H2O जो है आपका जिप्सम का जो है पूरा नाम है। और ये जो है आपका किस में यूज़ किया जाता है, ये आपका जो है एज सीमेंट मेकिंग में, यानी कि जो कैल्शियम ऑक्साइड अगर जो आपको बनाना है तो वहाँ पर भी इसका जिप्सम का जो है आपका प्रयोग किया जाता है। तो सीमेंट मेकिंग में जो है इसका प्रयोग किया जाता है, कहाँ, सीमेंट मेकिंग में। मतलब यहाँ से आपका क्या निकलता है, कैल्शियम ऑक्साइड। तो सीमेंट मेकिंग में हमने देखा था कि कैल्शियम ऑक्साइड की जो है 60 से 70% यूज़ होता है, तो वो आपका जिप्सम से ही निकल के आता है। तो सीमेंट मेकिंग में आपका यूज़ होता है। इसी तरह आपका पीओपी में भी यूज़ होता है। पीओपी क्या है आपका, प्लास्टर ऑफ पेरिस में भी आपका यूज़ होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो फॉर्मूला है अगर वो देखें तो कैल्शियम सल्फेट, ये आपका 2H2 है, तो यहाँ पे क्या होगा, हाफ हो जाता है, हेमी हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट। तो ये आपका पीओपी का फॉर्मूला है। और ये यूज़ कहाँ होता है, पीओपी यूज़ कहाँ होता है, तो आपके ये जो आर्ट वर्क है, कोई अगर आपको आर्ट बनानी है, कोई डिज़ाइन बनाना है, तो उसमें हम पीओपी का यूज़ करते हैं। आपका प्लास्टर, जैसे अगर आपका फ्रैक्चर हो जाता है हैंड तो या फिर पैर, तो आपका जो प्लास्टर हाथ में बांध दिया जाता है, तो प्लास्टर में भी आपका जो है पीओपी जो है आपका यूज़ होता है। इसके अलावा आपके जो दीवारों में जो आपकी फॉल्स सीलिंग हम लगाते हैं रूफ पर, छत पर, वहाँ पर भी आपका जो है पीओपी का यूज़ होता है। तो फॉल्स सीलिंग में भी जो आपका पीओपी यूज़ होती है, प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज़ होता है। तो ये है आपका जिप्सम सॉल्ट। उसके बाद नेक्स्ट है आपका पोटेशियम परमैंगनेट, KMnO4। KMnO4 किसका फॉर्मूला है, ये है आपका पोटेशियम परमैंगनेट। और इसका दूसरा नाम है, इसे हम क्या कहते हैं, क्योंकि लाल रंग की होती है और ऐसा हम इसे जो है आपका मेडिसिन भी यूज़ करते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, रेड मेडिसिन या लाल दवाई जो है हम इसे कहते हैं। तो KMnO4 जो है पोटेशियम परमैंगनेट जो है इसका पूरा नाम है। और इसे हम रेड मेडिसिन या दवाई जो है इसको हम कहते हैं, क्योंकि अगर कहीं जो चोट लग जाती है तो वहाँ पर जो हम इसे लगाते हैं, जल जाता है तो वहाँ पर भी है जो है हम इसे लगाते हैं। और पोटेशियम जो परमैंगनेट है ये आपका एज अ वाटर प्योरीफायर भी यूज़ किया जाता है। अगर पानी जो है गंदा हो जाता है तो उसमें भी एक जो है थोड़ा सा पोटेशियम परमैंगनेट मिला दिया जाता है लाल रंग का। तो इसका जो अगर कलर देखें तो इसका भी कलर भी जो है अगर आप देखें तो वो लाल कलर का देता है कलर, तो इसलिए इसे रेड मेडिसिन हम कहते हैं। तो वाटर प्योरीफायर की तरह भी इसका यूज़ करते हैं, हम पानी को साफ़ करने के लिए यूज़ करते हैं। और इसके अलावा इसको भी KMnO4 को भी, जैसे कि हमने जिंक ऑक्साइड में देखा था, जिंक ऑक्साइड भी एज ए एंटी टैनिंग एजेंट की तरह काम करता है। तो KMnO4 भी जो है एंटी टैनिंग प्रोडक्ट्स में जो है आपका यूज़ होता है। तो जो आपके कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हैं उसमें भी ये मिलाया जाता है, क्योंकि आपको जो टैनिंग है, स्किन काली हो गई है, उसको सनलाइट के कारण उसको ठीक करने में भी जो आपका KMnO4 यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट जो है आपका हेल्प करता है। तो KMnO4 के बारे में क्वेश्चन आ सकता है आपका कि रेड मेडिसिन किसे कहते हैं, लाल दवाई, तो वो आपका कहते हैं KMnO4 यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट को। उसके बाद आपका एक सॉल्ट और रह गया, वो है आपका KNO3 यानी कि इसका जो पूरा नाम है क्या है, पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट। और पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग कहाँ किया जाता है, इसका यूज़ होता है आपका एक्सप्लोजिव्स यानी कि जो विस्फोटक पदार्थ बनाते हैं उसमें इसका यूज़ होता है, विस्फोटक पदार्थ बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा कहाँ यूज़ होता है, ये आपका यूज़ होता है जो आपका गन पाउडर है, जो बारूद बनाते हैं उसमें भी आपका जो है KNO3 यानी कि पोटेशियम नाइट्रेट जो है पाया
जाता है। तो ये था आपका लास्ट सॉल्ट जो है हमने देखा पोटेशियम नाइट्रेट। अब 2-3 सॉल्ट और हम देखेंगे, वो हम जो है कॉमन सॉल्ट के जो हम कॉमन नामों से उनके जानते हैं, उनसे सिर्फ क्वेश्चन आपसे आता है कि कौन सा सॉल्ट है। बोलते जाता है कि टेबल सॉल्ट बताएं, रॉक सॉल्ट बताएं, कौन सा है। तो ये सब हम अभी 2-3 सॉल्ट और हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कर लें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो कितने लोग वीडियो को शेयर करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, ज़रूर मुझे बताएं कितने लोग शेयर करते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि जनरल कुछ सॉल्ट के बारे में पढ़ते हैं। तो आपका एक सॉल्ट होता है टेबल सॉल्ट, जिसके बारे में हमने पढ़ा टेबल सॉल्ट, एक होता है रॉक सॉल्ट और एक होता है कॉमन सॉल्ट। तो ये कौन सा सॉल्ट जो है इसे हम कहते हैं, तो ये तीनों ही जो सॉल्ट हैं वो एक ही है, यानी कि NaCl। जो खाने वाला नमक होता है जो हम यूज़ करते हैं सोडियम क्लोराइड, उसे हम टेबल सॉल्ट के नाम से भी जानते हैं, उसे हम रॉक सॉल्ट के नाम से भी जानते हैं और उसे हम कॉमन सॉल्ट के नाम से भी जानते हैं। तो उसके बाद है आपका इप्सम सॉल्ट। इप्सम सॉल्ट इप्सम सॉल्ट को हम हिंदी में क्या कहते हैं, सेंधा नमक। तो सेंधा नमक जो हम यूज करते हैं वो कौन सा है, तो सेंधा नमक, और सेंधा नमक हम इप्सम सॉल्ट कहते हैं। इसका केमिकल फॉर्मूला हम देखें क्या है, मैग्नीशियम सल्फेट .700। तो आप इसे कह सकते हैं हेप्टाहाइड्रेटेड मैग्नीशियम सल्फेट जो है आपका क्या है, दरअसल क्या है, इप्सम सॉल्ट है। तो सेंधा नमक जो है उसका याद रखिए केमिकल फॉर्मूला क्या है, मैग्नीशियम सल्फेट या फिर हाइड्रेटेड मैग्नीशियम सल्फेट। तो इप्सम सॉल्ट जिसे हम क्या कहते हैं, सेंधा नमक जो है हम इसे कहते हैं। और एक और है आपका मोहर सॉल्ट। तो जब किसके पास जो मेडिकल या नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स होगा उनको पता होगा कि मोहर सॉल्ट के बारे में बहुत पूछा जाता था 11th-12th में एग्जाम में। तो मोहर सॉल्ट हिंदी में भी इसे हम क्या कहते हैं, मोहर सॉल्ट भी जो है हम इसे कहते हैं। तो मोहर सॉल्ट जो है आपका क्या है, फेरस सल्फेट अमोनियम डॉट हेक्साहाइड्रेटेड। तो ये मोहर सॉल्ट का पूछा जा सकता है कि सिर्फ इसका जो है केमिकल नेम आप बता दीजिए। तो ये इसका केमिकल नेम है और इसका जगह नाम बोले तो क्या है, फेरस एमोनियम सल्फेट। तो क्या है आपका फेरस एमोनियम जो सल्फेट है हम इसे कहेंगे, क्योंकि हेक्साहाइड्रेटेड भी है। तो 6 वाटर को अगर आप ऐड करना चाहें तो आप लिख सकते हैं हाइड्रेटेड आयरन अमोनियम सल्फेट। तो नाम लिख रही हूँ मैं, फेरस एमोनियम सल्फेट जो है इसका केमिकल नेम है, या फिर कहीं कहीं लिखा हो सकता है क्योंकि इसमें 6H2O भी ऐड होता है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं हेक्साहाइड्रेटेड फेरस एल्यूमिनियम सल्फेट। तो मोहर सॉल्ट का जो है आपको याद रखना है, ये आपका जो है केमिकल फॉर्मूला है। तो ये थे 3 जो जनरल सॉल्ट हम जानते हैं किस किस नाम से बोले जाते हैं, मोहर सॉल्ट, सेंधा नमक, एप्सम सॉल्ट का ये फॉर्मूला है। उसके बाद टेबल सॉल्ट, रॉक सॉल्ट या कॉमन सॉल्ट, कोई भी नाम लिया जाता है, कोई भी नाम लिया जाए ये तीनों एक ही है, यानी कि NaCl जो है ये आपका टेबल सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट और रॉक सॉल्ट के नाम से भी जाना जाता है। और इसी के साथ हमारा यहाँ पर जो है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट यानी कि अम्ल क्षार एवं लवण जो चैप्टर है कंप्लीट हो जाता है। हमारा केमिस्ट्री का फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। कोई डाउट रह गया हो, मैं बार बार बोलती हूँ, वीडियो के बाद में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। कोई भी डाउट हो, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा डाउट हो, मैं ज़रूर आपका रिप्लाई करूँगी। आप मुझे कोई भी डाउट पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर कर दूँगी। उसके अलावा कोई सजेशन देना चाहें तो वो दे सकते हैं। इसके बाद हम कौन सा टॉपिक डिसाइड करेंगे तो वोटिंग के अकॉर्डिंग जो मैंने वोट कराई थी आपका चैनल पर उसमें मैं देखूंगी, या फिर जो आप लोगों की ज़्यादा सजेशन मुझे आई उसके अकॉर्डिंग जो है नेक्स्ट टॉपिक यानी कि कल
8 बजे फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ केमिस्ट्री में। और तब तक के लिए इन सब चीज़ों को रिवाइज करिए, मेरे साथ ही करते चलेंगे तो आपका ही फ़ायदा है। वीडियो में PDF नहीं मिलेगी आप लोगों को, दोबारा बता देती हूँ। तो मेरे साथ ही अपने लिए शॉर्ट नोट्स बनाते चलें ताकि एग्ज़ाम आने तक जो है आपको एक पूरा आपके नोट्स आपके तैयार हो जाएं और आपको पूरा हेल्पफुल हो। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। थैंक यू सो मच।